गुड इवनिंग क्लास एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। लास्ट टाइम डियर हम बात कर रहे थे स्टडी ऑफ वियर्स एंड थ्योरीज फॉर इट्स डिज़ाइन। वियर की स्टडी कर रहे थे और उसके लिए थ्योरी की डिज़ाइन, उसके लिए उसकी डिज़ाइन के लिए थ्योरी की बात कर रहे थे ऑन परमेबल सॉइल, पारगम मृदा पर। बेसिकली डियर जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे बांध, वियर, बैराज, हेड रेगुलेटर, इन सब का निर्माण जो है वो इम्परवियस सॉलिड रॉक पे या परवियस फाउंडेशन पे किया जाता है। लेकिन जब ये संरचनाएं पारगम में भूमि पर आधारित हो जाती हैं, मतलब परवियस सब सॉइल पर आधारित होती हैं, तो इनकी नींव के नीचे से पानी का रिसन होता है। तो क्योंकि परवेश सॉइल पे आधारित होती है सब सॉइल पे, तो इनकी नींव के नीचे से पानी का रिसन होने लगता है डियर। तो वियर की दीवार के कारण इसके अप स्ट्रीम में जो है पानी एकत्रित होता है, और ये पानी होता है क्या, रिश्ता हुआ वियर की नींव के साथ, फाउंडेशन के साथ साथ रिश्ता हुआ इसके अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ता है। यदि इस प्रकार रिश्ते में पानी का ठीक ढंग से निकास नहीं होता है, अगर हम इसका एग्ज़िट नहीं बनाते हैं, एग्ज़िट नहीं करते हैं और इसका हेडनेस नहीं होता है, तो ये वियर संरचना में पाइपिंग मतलब एक पानी की नाली टाइप की बन जाती है। तो वो स्ट्रक्चर को वीक कर देती है और अपलिफ्ट प्रेशर इस पर लगने लगता है, इस संरचना पे या वियर पे। तो जिसके कारण हमारी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो हमारा फेल हो सकता है, डैमेज हो सकता है। परवियस सॉइल पर निर्मित वियरों से पानी के इस प्रकार रिसन पर समय समय पर काफ़ी अध्ययन किया गया, टाइम टू टाइम काफ़ी स्टडी किया गया इस तरह जो रिसन होता है। और खानकी वियर आपको बता दीजिए पंजाब में है, पंजाब में था, जो बिना किसी मान्य सिद्धांत के अभाव में, इसके लिए कोई थ्योरी, कोई रूल रेगुलेशन, कोई प्रिंसिपल के अभाव में अनुभव के आधार पर इसको निर्मित किया गया था। और इसके नष्ट हो जाने पर ही सर्वप्रथम इस विषय पर श्री ब्लिग ने अपना अनुसंधान किया और सन 1910 में इन्होंने अपना सिद्धांत पेश किया, जिसे ब्लिग्स क्रीप थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ब्लिग के सिद्धांत पर 1910 से 1925 तक अनेक वियरों का निर्माण हुआ, जिन्होंने ठीक कार्य भी किया 1910 से 1925 तक। लेकिन 1926 और 27 में अपर चेनाब नहर, ये भी पंजाब में है, पर ब्लिग सिद्धांत पर निर्माण की गई कुछ जलीय संरचनाओं में भूमिगत रिसन के कारण इसमें हो गया अंडरग्राउंड सीपेज के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। तब देखिए क्या हुआ, तब इस अंडरग्राउंड रिसन पर आगे अनुसंधान किया गया और डॉक्टर A.N. खोसला ने परवेश सॉइल पर वियर अभिकल्पन का नया तथा उत्तम सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। ब्लिग्स और खोसला के सिद्धांत में काफ़ी डिफरेंस भी है डियर, फिर भी छोटे वियरों के डिज़ाइन के लिए ब्लिग्स का सिद्धांत सरल होने के कारण प्रयोग किया जाता है। तो आइए बात करते हैं ब्लिग्स क्रीप थ्योरी की। ब्लिग सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट है देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसमें ब्लिग्स थ्योरी में, कुछ एजम्पशंस जो आप थ्योरी बोल सकते हैं, थ्योरी कुछ पॉइंट वाइज है। फर्स्ट पॉइंट है इस थ्योरी में डियर, इस सिद्धांत के अनुसार भूमिगत रिश्ता हुआ पानी जो अंडरग्राउंड सीपेज वाटर है, वो हमारे वियर की नींव की निचली प्रोफाइल के साथ साथ चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट था ब्लिग्स की थ्योरी में डियर, जो ये अंडरग्राउंड सीपेज वाटर है, ये हमारी वियर की नींव की निचली प्रोफाइल के साथ साथ चलता है। दूसरा, इस लंबाई को डियर रिसन लंबाई या क्रीप लेंथ बोलते हैं। पानी के इस पथ को रिसन लंबाई या क्रीप लेंथ बोलते हैं। प्रति प्रवाह में अप स्ट्रीम में वियर के पक्के फर्श के सिरे से, अप स्ट्रीम साइड में पक्के फर्श के सिरे से वियर के जहाँ से ये स्टार्ट होता है रिसन, वहाँ जो हेड होता है पानी का, ऐसे पानी का हेड, वो वियर में जो एकत्रित पानी की गहराई होती है उसके बराबर लिया जाता है, उसके बराबर माना जाता है, होता है, ये माना गया इसमें। जैसे जैसे पानी रिश्ता हुआ डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ता है डियर, और मृदा के प्रतिरोध के कारण सबसॉइल के
रेजिस्टेंस के कारण इसका हेड जो है उत्तरोत्तर मतलब आगे की तरफ कम होता जाता है, समय के साथ साथ कम होता जाता है। अनुप्रवाह में डियर, डाउन स्ट्रीम में जब यह पानी वियर के पक्के फर्श के सिरे पर पहुंचता है, डाउन स्ट्रीम में जब पानी वियर के पक्के फर्श के सिरे पर पहुंचता है तो उसका हेड जो जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, वो शून्य हो जाना चाहिए। अर्थात रिसन लंबाई L में पानी का हेड H शून्य हो जाना चाहिए। अगर रिसन लंबाई इसकी जो अपनी पूरी रिसन लंबाई में पहुंच गया और ये डाउन स्ट्रीम में के फर्श तक पहुंच गया तो ये जो हेड है जो शुरू में चला था वो हेड यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। पानी के हेड में जो हानि होती है ये पानी की रिसन लंबाई क्रीप के समानुपाती होती है, क्रीप लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है ये। तो अब देखेंगे कि जब लंबाई मिनिमम है तो हेड मैक्सिमम है, और जब लंबाई अब मैक्सिमम हो गई तो हेड ज़ीरो हो गया। मतलब इन्वर्सली आप समझ सकते हैं रिलेशन होगा। यानी अगर हम कोई कांस्टेंट सी मान लें तो 1/c हो जाएगा वो, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/c इंटू H इज इक्वल टू L हो जाएगा, या 1/c इंटू L, सॉरी H is directly proportional to 1/, H is equal to 1/c of L हो जाएगा। तो पानी की रिसन लंबाई के समानुपाती होती है। और डियर बता दें, इन्होंने कहा कि जो रिसन होता है चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो या वर्टिकल डायरेक्शन में हो, ये इस चीज़ को नहीं मानते। इस मतलब ये कहते हैं कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं मानता, चाहे हॉरिजॉन्टल फ्लो सीपेज हो चाहे वर्टिकल सीपेज हो। ब्लिक्स के अनुसार वियर की नींव में लगाई गई कोई भी रोक पाइल, वियर की नींव में अगर हम कोई रोक पाइल या कट ऑफ लगाते हैं सीपेज को रोकने के लिए तो ये तब तक प्रभावी नहीं होगा डियर जब तक कि इसकी डेप्थ इतनी ना हो, जब तक इसकी डेप्थ नीचे इम्परवियस सॉलिड रॉक तक ना पहुँचे, अपारगम्य लेयर तक, इम्परवियस लेयर तक ना पहुँचे। इम्परवियस लेयर तक लग गया है तब ये इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ब्लिक्स के अनुसार वियर के अपस्ट्रीम से रिश्ते पानी का पद चित्र 6.15 में दिखाया गया है डियर, अभी आपको दिखा देते हैं। जो नींव की तली के साथ साथ रिश्ता हुआ डाउन स्ट्रीम की तरफ निकलता है, तो ये नींव के फाउंडेशन के साथ साथ रिश्ता हुआ डाउन स्ट्रीम की तरफ निकल जाता है। और 6.15 में वियर की साधारण नींव आपको दिखाई गई है, और चित्र 6.15 में इसके अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में एक कट ऑफ भी दिखाई गई है, और इससे पानी का पथ एरो से रिप्रेजेंट किया गया है डियर। और इस तरह से चित्र 6.15 के अकॉर्डिंग अभी हम आपको दिखा देते हैं फिगर, उसके अकॉर्डिंग जो कुल रिसन लंबाई कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल हो जाएगी। जबकि सेकंड के अकॉर्डिंग अगर बात करें जिसमें कट ऑफ आप देख रहे हैं, कट ऑफ आपको भी दिखाया जाएगा, तो उसमें कट ऑफ की लेंथ जुड़ जाएगी, क्योंकि गहराई भी होती है ऊंचाई भी होती है, पानी एक बार गहराई तक जाएगा फिर ऊपर उठ के आएगा, तो इसलिए 2 टाइम्स D1 और D2 ये कट ऑफ की डेप्थ है जोड़ी गई है। अभी आपको फिगर दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये तो इसमें आप देखिए यहाँ पे जो ऊपर है फिगर 6.15 फर्स्ट है, ये साधारण जो है वियर का दिखाया गया है, साधारण लंबाई दिखाई गई है, तो इसमें कोई कट ऑफ आप नहीं देख रहे ना यहाँ पे स्ट्रीम डाउन से में। तो ये जो जितनी लंबाई है स्मॉल एल, ये किस इक्वल टू इसकी रेशन लंबाई कैपिटल एल के बराबर हो जाएगी। वहीं पे यहाँ पे देखिए दो कट ऑफ लगाए गए हैं, कट ऑफ की हाइट जो है डेप्थ है आप कह सकते हैं D1 है, दूसरे की D2 है। तो एक बार देखिए पानी एरो से जा रहा है तो एक बार डेप्थ D1 डेप्थ तक गया, फिर D1 डेप्थ तक ऊपर चढ़ा, फिर उसके बाद चल रहा है हॉरिजॉन्टल नेक्स्ट, फिर D2 डेप्थ तक नीचे गया, फिर D2 डेप्थ ऊपर गया। तो इस तरह से 2 टाइम्स D1 2 टाइम्स D2 और ये स्मॉल एल, टोटल जो है ये हमारा कैपिटल एल जाएगा वो 2L1 प्लस 2D2 प्लस स्मॉल एल यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल एल हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको बता रहे थे, जो है H जो होता है हेड जो होता है वो इसमें इसी क्रीप लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल होता है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी हम जानते हैं डियर, H/L को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो L इज इक्वल टू 1/c होता है, तो H 1/c इज इक्वल टू H/L हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H/L की यहाँ पे देखिए वैल्यू रख दी गई 2D1 प्लस 2D2 प्लस L, और यहाँ से देखा जाए तो L इज इक्वल टू CH हो जाएगा। तो L इसी इकाई रिसन लंबाई के लिए अगर यूनिट
सीपेज लेंथ है, उसके लिए हेड की हानि जो होगी वो रिसन गुणा, ये जो सी देख रहे हैं, सी इक्वल टू यहाँ से अगर आप निकालें तो L/H हो जाएगा। और अगर हम H को 1 कर दें तो इकाई रिसन लंबाई के लिए हेड की हानि, जो इकाई रिसन लंबाई है यहाँ के लिए हेड की हानि रिसन गुणांक और कहलाती है। डियर इकाई रिसन लंबाई कैपिटल L यानी 1 अगर कर दें तो इसके लिए जो हेड की हानि होगी वो रिसन गुणांक यहाँ की, क्योंकि यहाँ से C इक्वल टू L/H हो जाएगा। और अगर L को 1 कर दें तो जो हार्ड हेड की हानि होगी वो कोएफिशिएंट ऑफ क्रीप कहलाएगी। तो कोएफिशिएंट ब्लिक्स के अनुसार विभिन्न प्रकार की मात्राओं के लिए रिसन गुणांक नीचे दिए गए हैं। H/Li जल दाब ढाल 1/c के बराबर होता है। ठीक है, तो रिसन गुणांक का मान देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं रिसन गुणांक C इक्वल टू L/H होगा यहाँ पे दिया। तो आपको ये ध्यान देना है C इक्वल टू L/H होगा, जबकि 1/c इक्वल टू H/L हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं C की वैल्यू निकाली नहीं, L/H की वैल्यू, L को 1 कर देंगे तो जो H हो जाएगा हानि हो जाएगी। और 15 है महीन मिश्रित बालू उत्तरी भारत की नदियों के लिए, और मोटी बालू मध्य दक्षिण भारत की नदियों के लिए वो 12 है हानि। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है डियर 1/15 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। इसका जस्ट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो C का जस्ट इन्वर्स होता है। तो इस तरह से डियर आपको ये मिल जाएगा। तो ये बातें थी डियर डिस्क्रीट थ्योरी की बातें हो रही थी। इसमें देखिए बोल्डर शिंगल ग्रेवल मिश्रित बालू के लिए बात करें तो 5 से 9 तक, 1/5 से 1/9 तक जो है इसके लिए 5 से 9 तक होता है सीपेज गुणांक। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1/5 से 1/9 तक। साधारण बालू के लिए बात करें तो 8 लिया जाता है डियर सीपेज कांस्टेंट है, सीपेज कोएफिशिएंट। तो 1/8 जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा। तो इस तरह से डियर आपने ब्लिक्स क्रीप थ्योरी स्टडी किया आज। अब नेक्स्ट बात करते हैं डियर डॉक्टर A.N. खोसलास थ्योरी। तो डॉक्टर A.N. खोसलास थ्योरी की बात करेगा डियर डॉक्टर A.N. खोसलास सीपेज थ्योरी। तो अभी आपको बताया गया कि जो है छोटे वियर के लिए जो है अभी जो हमने पढ़ा ब्लिक्स क्रीप थ्योरी उसको जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि हाँ थोड़ा सा इजी है, सरल है तो इसलिए इजी होने के कारण उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। छोटे जो वियर हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, तो इसलिए। लेकिन अब बात आती है डॉक्टर A.N. खोसलास सीपेज थ्योरी पे। अब देखिए इनकी यह थ्योरी थी इम्पॉर्टेंट है डियर, ये जो आपने ब्लिक्स क्रीप थ्योरी पढ़ा खोसलास थ्योरी दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट डियर बात करें कि डॉक्टर खोसलास थ्योरी में, इसमें भी पॉइंट वाइज है, तो फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। डॉक्टर खोसला ने यह सिद्ध किया कि वियर की नींव में रिसता हुआ पानी, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि वियर की नींव में जो पानी रिसता हुआ है ये नींव की निचली प्रोफाइल के साथ नहीं चलता है। अभी जबकि ब्लिक्स की थ्योरी में कहा जा रहा था कि इस तरह का पानी होता है निचली प्रोफाइल के साथ चलता है फाउंडेशन की, जबकि इसमें ऐसा नहीं है जैसा कि ब्लिक्स ने अपने सिद्धांत में दर्शाया, बल्कि यह पानी सेमी इलिप्सिकल में बहता है, निचली प्रोफाइल के साथ बिल्कुल नहीं चलता रहा। ये जो है सेमी इलिप्स में बहता है, अतः इसका गणितीय आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको फिगर में भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए फिगर बनाया गया है, इस तरह से ये सेमी इलिप्टिकल शेप में ये रन करता है या वर्क चलता है जो है। तो इसमें
देख रहे हैं ये जो है फर्श है, पक्का फ्लोर है, ये वियर है, वियर का पक्का फ्लोर है, यहाँ पे स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, ये वाटर लेवल है, ये वियर का क्रस्ट है, डाउन स्ट्रीम पक्का फ्लोर है। एफ यहाँ पे देखिए पानी नीचे से जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो एक तो इसका रिजल्टेंट इस पर जो वाटर है, एक तो इसका सेल्फ WG से नीचे की तरफ ले जाएगा और ये जो इधर से पानी ढकेल रहा है, ये F ढकेल रहा है, तो ये F फोर्स लग रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच से निकलेगा, दिया इसके इधर इनके बीच मतलब इनके बीच में से निकलेगा। तो और देखिए यहाँ पे ये स्ट्रीम लाइंस देखिए आपको दिखाई गई हैं। फिर आगे जाते हुए देखिए F और W की कंडीशन क्या हो गई है ना। तो फॉर्मूला के अनुसार ये का फ्लो पर थे। दूसरी बात दिया, जो दूसरा पॉइंट था इनकी थ्योरी में, पहला तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई ये निचले प्रोफाइल का नहीं चलता बल्कि सेमी एलिप्स में चलता है। सेकेंड दिया, वियर की नींव के सिरों पर लगाई कट ऑफों की, वियर की नींव के सिरों पर, वियर के जो फाउंडेशन है उसके सिरों पर, वियर की नींव के सिरों पर, वियर की जो नींव है डियर उसके सिरों पर लगाई गई जो कट ऑफ हैं, कट ऑफ की जो बाहरी फलकें होती हैं वो भीतरी फलकों की तुलना में, बाहरी फलकें और भीतरी फलकों की तुलना में अथवा फर्श की क्षैतिज लंबाई की तुलना में पानी के हेड के ह्रास में यानी लॉस में अधिक प्रभावी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जो हम कट ऑफ या शीट पाइल्स यूज़ करते हैं वियर की नींव के सिरों पर, उसकी जो बाहरी फलकें होंगी वो भीतरी फलकों की तुलना में, फर्श की क्षैतिज लंबाई की तुलना में जो है वो पानी के हेड के लॉस में अधिक प्रभावी होती हैं। यानी जो बाहरी कट ऑफ के जो बाहरी एजेस होते हैं वो जो है लॉसेस इसके हेड लॉस में अधिक प्रभावी होते हैं जिसके फर्श की तुलना में, है ना, या भीतरी फलकों की तुलना में। कट ऑफ के भीतरी फलकों की तुलना में जो उसके फर्श होती है उसकी तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। 2 पॉइंट हो गए डियर। थर्ड पॉइंट है डियर, नींव के मध्य भाग में लगाई गई कट ऑफ, जो मिड में लगाते हैं कट ऑफ, जब किनारों पर लगी कट ऑफ से कम गहराई की होती है। नींव के मध्य भाग में लगाई गई कट ऑफ जब किनारों पर लगी कट ऑफ से कम गहराई की होती है। किनारों पर लगी कट ऑफ से कम गहराई की होगी, ध्यान दीजिएगा। नींव के मध्य भाग में लगाई कट ऑफ, जो मिड में कट ऑफ लगाई, जो किनारों पर लगी कट ऑफ से कम गहराई की होती है, ये कम गहराई की होती है, तो ये स्थानीय दाब वितरण लोकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के अतिरिक्त प्रभावी नहीं होती। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है, जो मिड वाली कट ऑफ है अगर वो साइड वाली कट ऑफों से कम गहराई की है तो ये लोकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के अतिरिक्त प्रभावी नहीं होंगी। केवल ये लोकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। नेक्स्ट है डियर, वियर के पक्के फर्श का धंसन अंडरमाइनिंग। सदा इसके डाउन स्ट्रीम से प्रारंभ होता है। वियर के जो पक्के फर्श का धंसन है अंडरमाइनिंग है डियर, वो हमेशा इसके डाउन स्ट्रीम से प्रारंभ होता है। वियर के जो पक्के फर्श का अंडरमाइनिंग है, धंसना है, ये हमेशा इसके डाउन स्ट्रीम से स्टार्ट होता है डियर। यदि डाउन स्ट्रीम के निकास पर जलदाब ढाल यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, नींव की मृदा के कणों की क्रांतिक ढाल, नींव की जो मृदा के कण होते हैं वो उनकी क्रांतिक ढाल से अधिक है, तो फर्श के नीचे की मृदा के कण पानी के साथ ऊपर आने लगते हैं। तो ये जो आपको बता दें, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वियर के पक्के फर्श का जो धंसन होता है, पहली बात वो डाउन स्ट्रीम से स्टार्ट होता है
और यदि डाउन स्ट्रीम के निकास पर जलदाब ढाल जो डाउन स्ट्रीम के एग्जिट पर, जहाँ से आप डाउन स्ट्रीम एग्जिट कर रहे हो, वहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर नींव की मृदा के कणों की क्रांतिक ढाल, जो फाउंडेशन के मृदा के कण हैं उनकी क्रांतिक ढाल से अधिक हो गई है, डाउन स्ट्रीम के निकास पर जो जल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो अगर नींव के मृदा के कणों के क्रांतिक ढाल से अधिक है, तो फर्श के नीचे के मृदा के कण पानी के साथ ऊपर आने लगते हैं, जिससे वियर में पाइपिंग शुरू हो जाती है और वियर नष्ट हो जाता है। ये भी ध्यान देने की बात है। और लास्ट इसमें देखिए फिर पॉइंट है, धंसन रोकने के लिए वियर के डाउन स्ट्रीम फर्श के नीचे, अगर हमें धंसन रोकना है तो वियर के डाउन स्ट्रीम फर्श के नीचे अधिक गहरी कट ऑफ लगाना आवश्यक है। धंसन रोकने के लिए धंसन रोकने के लिए वियर के डाउन स्ट्रीम फर्श के नीचे हमें अधिक गहरी कट ऑफ लगानी पड़ेगी, तभी डाउन स्ट्रीम पर जो निकास पर जलदाब ढाल है, तो ये जो है धंसन रोकने के लिए वियर के डाउन स्ट्रीम फर्श के नीचे अधिक गहराई तक हमें कट ऑफ लगाना आवश्यक है। आपको डिफरेंस बता देते हैं कि ब्लिक्स क्रीप थ्योरी में और कोसलर थ्योरी में। देखिए डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ। पहली बात तो हमने क्रीप लेंथ बताया था निचली प्रोफाइल के साथ चलता है ब्लिक्स क्रीप थ्योरी में, जबकि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए ब्लिक्स क्रीप में क्या था, भूमिगत रिश्ता व पानी फर्श के निचली प्रोफाइल के साथ चलता है, जबकि कोसलर थ्योरी में क्या रिश्ता व पानी द्रव्यत के वक्र के रूप में धारा रूपी चलता है। ब्लिक्स थ्योरी में शीर्षानी सीधी रेखा में होती है, और इसमें दिया शीर्षानी के वियर के फर्श की ढाल, शीर्षानी के वियर के फर्श की ढाल और कट ऑफ पर निर्भर करती है। तो शीर्षानी सीधी रेखा में होता है इसमें ब्लिक्स क्रीप में, जबकि शीर्षानी के वियर के फर्श की ढाल और कट ऑफ पर निर्भर करती है। शीर्षानी है वो वियर के फर्श पर की ढाल पर डिपेंड करता है, कट ऑफ पर निर्भर करता है और सीधी रेखा में नहीं होता है। निकास पर जलदाब ढाल कम करने के लिए, अगर हमें एग्जिट पर जलदाब ढाल कम करना है तो कट ऑफ का सुझाव तो दिया गया है, तो इसके लिए कट ऑफ का सुझाव दिया है, परंतु इसके फलकों के प्रभाव पर प्रकाश नहीं डालता है ब्लिक्स क्रीप थ्योरी। जबकि भीतरी कटाव जब बाहरी कटाव से कम गहरी होती है, जबकि उन्होंने इसमें दिया है कोसलर थ्योरी में कि भीतरी कटाव जब बाहरी कटाव से कम गहरी होगी तो यह अंदर जाएगा, तो यह रेशम कम करने में प्रभावहीन होती है। तो निकास पर जलदाब ढाल कम करने के लिए कट ऑफ का सुझाव तो दिया, परंतु इसके फलकों के प्रभाव पर प्रकाश नहीं आया, जबकि भीतरी कटाव जब बाहरी कटाव से कम गहरी होती है तो ये रेशम कम करने में प्रभावहीन होती है। तो जो भीतरी कटाव है वो गहरी होनी चाहिए, पर्याप्त गहरी होनी चाहिए।
तो ध्यान देना आपको, भीतरी कटऑफ बाहरी कटऑफ से कम गहरी नहीं होनी चाहिए, वरना रेशन काम करने में प्रभावी नहीं होती है। डाउन स्ट्रीम पर कट ऑफ का विशेष महत्व नहीं है। ब्लिट्जक्रीग थ्योरी में डाउन स्ट्रीम पे कट ऑफ का विशेष महत्व नहीं है, जबकि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम सिरे पर धंसन को रोकने के लिए गहरी कट ऑफ आवश्यक है। कट ऑफ की बाहरी फलक फेज भीतरी फलक से अधिक प्रभावी है। यहाँ पर कट ऑफ बाहरी फलक भीतरी फलक से अधिक प्रभावी। ब्लिट्ज सिद्धांत द्वारा विकल्पन सरल है। खोसला के दम गणना काफी जटिल है। खोसले यंत्रों के प्रयोग से गणना कार्य काफी सरल हो गया। आज के लिए इतना है। थैंक यू क्लास।